हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पिछले क्लास में हमने क्या किया था? चार्ज किया था, है ना? चार्ज के बारे में पढ़े थे, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बहुत सी बातें डिस्कस की थी और आगे पढ़ना है। देखो आज क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग चार्जेज ऑफ 5 कूलम, -3 कूलम, 2 कूलम। ये प्लस में है, प्लस प्लस ये भी प्लस है, ठीक है। ये माइनस में है, ये भी माइनस का है। तो सिस्टम के पास नेट चार्ज क्या होगा, है ना? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो जो हमारा नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज हमने क्या पढ़ा था कि एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब 5 कूलम प्लस, या माइनस है तो -3 कूलम प्लस 2 कूलम -6 कूलम और प्लस 8 कूलम, है ना? सारे माइनस प्लस करके जो बेसिक एल्जेब्रिक चीजें उनको कर लेते हैं। देखो 5 और 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 कूलम माइनस -3 और -6, -9 कूलम, ठीक है। बचा क्या? 6 कूलम का। तो जो ओवरऑल चार्ज बचेगा उस सिस्टम के पास वो कितने का होगा? 6 कूलम, या जो भी यूनिट रही, माइक्रो कूलम रहा या जो भी यूनिट रहा, उतना होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे हमने क्या देखा कि चार्ज का सम हम कैसा होता था? एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैसे बताओगे? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? तो देखिए क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ी थी कि जो टोटल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कि पूछ रहा है हमसे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमसे एन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ई को इधर भेज दो, बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला याद कर लो, या यहीं से डिराइव होके आता है कि एन बराबर क्या होगा? क्यू बाई ई, है ना? इजी सा था। ई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्यू के साथ डिवाइड में जाएगा, समझ में आया? तो देखो फिर एन बराबर 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कटेगा। अब देखो पावर अगर नीचे है, डिनोमिनेटर में है और निगेटिव में है, ऊपर जाएगा तो ये पावर, देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, ये चीज डिनोमिनेटर में है, ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा जल्दी बताओ? पावर होगा हमारा हमारा इसके आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/1.6 इंटू 10 का पावर प्लस 19। अब ये 19 कहाँ है? ऊपर चला गया है ना? अब इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करने आता है या नहीं आता है? दिमाग लगाओ। तो देखो ये 1.6 है ना, अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10/16 इंटू 10 का पावर 19। अभी भी डिवाइड करने में दिक्कत आ रहा है तो एक जीरो इससे ले लो, तो 100/16 इंटू 10 का पावर
18, इसका 19 से 18 हो गया क्योंकि एक 10 हमें इसमें ला दिया है ना। अब तो कर सकते हो डिवाइड, कितने बार में जाएगा 16, 6 बार में 96, तो पॉइंट 2 बार में और इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने में? तो याद रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि 1 कूलम चार्ज होगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया? चलो लिखो, लिखो इसको। और एक क्वेश्चन खुद से घर पे ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लिख लेना 1 माइक्रोकूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम के अंदर कितने चार्ज होंगे वो आपको बताने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी देने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेटेलिक स्फीयर है ना, एक मेटेलिक स्फीयर है, a metallic sphere of charge, metallic sphere, फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार 1-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, या इस एक क्वेश्चन का यूज आता है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। a metallic sphere of, a metallic sphere has charge of -6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसके पास -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भगाया जाता है, ठीक है। उसमें से हम 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो फाइंड रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज ऑन स्फीयर। इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है ना। स्फीयर में टोटल कितना चार्ज है स्फीयर के पास? -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेज दिया गया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 5 इंटू 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा गया है। तो इसके पास अभी कितना चार्ज होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो टोटल चार्ज इसके पहले था माइनस कर देंगे, क्या? जितने चार्ज ये बाहर गया है इसमें से। समझ में आया? तो कितना चार्ज बाहर गया है? इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बाहर गया होगा ना। तो टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर देते हैं कि चार्ज रिमूव कितने हुए हैं। चार्ज रिमूव्ड, है ना। तो चार्ज रिमूव्ड बराबर कैसे होगा? Q इक्वल टू N इंटू ई, टोटल चार्ज जो रिमूव हुए हैं। तो Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। सॉल्व करो, 5 इंटू 1.6 कितना होगा? 16 5 जा 80, तो 8 आया। पॉइंट लगाएंगे तो 80 आएगा। 80 में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 8 आएगा। समझ में आया? इनटू, अब देखो 10 का पावर 12 है और -19 है, तो कितना बचेगा? -7, ठीक है। ये क्यू हुआ हमारा। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 0.8 इंटू 10 का पावर -6। क्या किया मैंने? एक
10 का पावर 10 से इसमें डिवाइड कर दिया, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऐसे भी लिखा सकता था, लिख सकते। और इसको फिर ऐसे लिखेंगे क्या, Q बराबर 0.8 माइक्रो कूलम, यानी कि इतनी चार्ज रिमूव हुआ है। सो रिमेनिंग चार्ज बराबर क्या होगा बताओ, रिमेनिंग चार्ज या लेफ्ट रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्ज इक्वल टू पहले कितना था, माइनस 6 माइक्रो कूलम, उसमें से गया कि कितना, माइनस का -0.8, -0.8 माइक्रो कूलम का, है ना। तो बचेगा कितना बताओ, -6 माइक्रो कूलम प्लस 0.8 माइक्रो कूलम। ये डाउट हो रहा है क्या कि ये कहां से आया, प्लस कैसे हो गया, तो देखो घटा है ना, और कितना घटा है, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस में रहेगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस में चार्ज रहेगा, है ना, -8 उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो टोटल चार्ज था -6 का, और उसमें से हम घटा रहे, क्या घटा रहे, -0.8, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं -0.6 प्लस 0.8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास बचेगा -5.2 माइक्रो कूलम, है ना, यानी कि उस स्फेयर के पास अभी कितने चार्ज है बाबू, -0.6 इंटू -5.2 माइक्रो कूलम का चार्ज अभी इस स्फेयर के पास रह गया है, समझ में आया, चलिए हो गया, चलिए चार्ज पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलम्स ने हमें क्या बताया था, हम अभी वो देखने जा रहे हैं। कूलम्स भाई आएंगे अभी, है ना, कूलम्स अंकल आएंगे, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताएंगे और बच्चों को सर दर्द दे के जाएंगे, है ना, हमारे लोग, तुम लोगों के लिए सर दर्द है, क्या पढ़ना है सर, फालतू की चीजें हैं सब, ऐसा नहीं है ना, फालतू की चीजें नहीं है ना, हमारी अभी यूज में नहीं आती है, वो अलग की बात है, बट जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत काम की चीजें हैं, है ना। तो चलिए देखिए, अब हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स क्या कहते हैं, कूलम्स भाई, कूलम्स भैया क्या बताते हैं, देखिए कूलम्स, कूलम ने बताया था कि मान लो दो चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा और कौन कौन से फैक्टर पे फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जाने से पहले उसके दो थोड़ी सी ड्रॉ लिमिटेशंस में यहाँ पे बता देता हूँ, लिमिटेशंस, दो लिमिटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्ज, चार्ज जो होना चाहिए ना पॉइंट साइज का होना चाहिए, है ना, चार्ज मस्ट बी पॉइंट साइज, है ना, चार्ज पॉइंट साइज का होना चाहिए, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट, चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, अगर चार्ज मोशन में हो, एक्सेलरेट, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो मोशन कर रहा हो, तो हम वहां पे नहीं बता सकते, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये दोनों लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए कूलम्स अंकल ने हमें क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, सपोज एक चार्ज हमने यहां पे रखा और एक चार्ज हमने यहां पे रखा, और इनके बीच का कुछ दूरी को हमने आर मान लिया, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने आर मान लिया,
तो ध्यान से देखिए, होता क्या है कि जैसे देखो, अगर इस क्यू को बढ़ाएंगे, मतलब अगर मैं इस कूलम को, इस क्यू की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो फोर्स और स्ट्रांग होगा, फोर्स और स्ट्रांग होगा। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे देखो अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ये इस पे इधर के तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर के तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। या फिर ये अगर माइनस वाले भी रहे तो, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर ऐसा केस आ गया कि ये दोनों अपोजिट नेचर के हो गए, या तो ये माइनस ये प्लस, या ये प्लस ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस, तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना। ये इधर के तरफ फोर्स, ये फोर्स ये इसको अपने तरफ खींचेगा और ये इसको अपने तरफ खींचेगा, खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे जब सेम चार्जेज रहते हैं तो फोर्स का नेचर कैसा होता है बाबू, रिपल्सिव। और जब अपोजिट चार्जेज होते हैं तो फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। समझ में आया। चलिए और एक बात देखिए, अगर हम इस चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं और इस चार्ज की वैल्यू को छोटा रखते हैं, साइज नहीं वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे पहले 2 कूलम का चार्ज था और यहाँ 1 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे मान लो ये 1 कूलम का था, ये भी 1 कूलम का था, तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेज के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है, तो यही सब बातों को कूलम्स ने हमें अच्छे से समझाया था, बताया था, है ना। तो देखिए कूलम्स ने हमें क्या बताया था, कूलम स्टेट दैट, या कूलम स्टेट दैट, इट स्टेट दैट क्या स्टेट करता था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो दो चार्जेस के बीच में, वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, है ना, टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो चार्ज होंगे उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो फोर्स लग रहा होगा बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 का। अगर इसको आप Q1 मान लो और अगर आप इसको Q2 मान लो तो। समझ में आया। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या बताते हैं दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज inversely proportional to separation between them, या distance between them, separation between both point charge या between charge, them मतलब चार्ज। समझ में आया। चलिए तो यहां से इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखते हैं क्या, फोर्स इज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कंबाइन करते हैं दोनों स्टेटमेंट को। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ स्टेटमेंट, आफ्टर कंबाइनिंग, है ना, कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। समझ में आया सर।
बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। तो अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो यहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? के कहां से आया? तो के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के here k is a proportionality constant which is called electrostatic constant। यहाँ पे k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। समझ में आया? तो फोर्स बराबर क्या होगा? k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी हम k के बारे में भी समझेंगे कि k क्या है, बट अभी फिलहाल हमारे लिए k क्या है? ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाए हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो उसके बराबर में एक कांस्टेंट टर्म आता है और वही हमारा k है। समझ में आया? चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। लिमिटेशन और दोनों स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखने हैं और फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे, है ना। चलिए लिखिए इसको। चलिए समझ में आया? लिख लिए। देखो प्रैक्टिकल सारी बातें हैं, है ना। जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक हाथ में एक चार्ज इसमें है और एक इस हाथ में चार्ज है ना। इसको मैं एक फिक्स दूरी पे रखा हूं। तो सोचो जरा, अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, मान लो एक सेकंड के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या अब ये इसको और ज्यादा तेजी से धक्का देने लगेगा ना। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है ना। और अगर इनके बीच में हम दूरी बढ़ा दें तो फोर्स घट जाता है ना। इसीलिए चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या हमारे जीवन के रिश्ते, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे के क्या है। के क्या है? फोर्स के बारे में पढ़ लिए, कूलम्ब लॉ समझ लिए, स्टेटमेंट भी देख लिए। अभी देखते हैं के क्या होता है। चलिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है एफ इलेक्ट्रिक, यानी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद रट्टा कर लो, रट्टा मार लो। के क्या है? के है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हेयर के इज हेयर, के क्या है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम समझेंगे। तो देखो बाबू ध्यान से समझो, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और उसकी हमें दो वैल्यूज पता होनी है। कौन सी वैल्यूज? तो इस के की एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। समझ में आया? क्या क्या वैल्यू है जल्दी बताओ। एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको जब सॉल्व किया जाता है ना, इसको जब सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो ये आती है ना। यानी
इसी वैल्यू को सॉल्व किया गया है। पाई की वैल्यू रखा होगा, एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है उसको रखे होंगे। एक हमें फिक्स नंबर आता है और वो नंबर होता है 9 इंटू 10⁹, है ना। अब ध्यान से देखो कि सर इसके साथ यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट तो पता होनी चाहिए ना। यूनिट क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि क्या है 9 इंटू 10⁹, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक बात और समझो, ये कब यूज होता है, ये यूज होता है जब हम किसी फॉर्मूले या किसी कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन करेंगे, है ना। डेरिवेशन पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं डेरिवेशंस में, और इसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, है ना। न्यूमेरिकल्स में जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू के की यूज करेंगे, और जब हम डेरिवेशन यूज करेंगे तो हम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है वो भी हम समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी, है ना, ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मान लो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, यानी वो अपने अंदर से फोर्स को कितना लगने दे रहा है। जैसे मान लो दो चार्ज आपने यहां रखा है ना, तो एक मीडियम में है, कौन से मीडियम में है, उसके चारों आसपास, उसके आसपास में क्या है, बहुत सारे हवा भरा हुआ है ना, एयर है हमारे आसपास में। तो वो ये कैसे मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ये एयर भी इफेक्ट डालेगा इस फोर्स के ऊपर। उसी को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आता है एप्सिलॉन नॉट, और उसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है, इसीलिए हम इन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज कर लेते हैं। अगर वो सपोज हम वाटर में रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू घट जाएगी, बढ़ जाए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू घट जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए वो फोर्स कमजोर होगा। जैसे मान लो वो दो चार्ज को तुमने हवा में रखा है तो जो फोर्स लग रहा है, और दो चार्ज को जो तुम किसी और डेंस मीडियम में रख दिए तो जो फोर्स लग रहा होगा उसमें चेंज आएगा। उसी चेंज को काउंटर करने के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। चलिए अब देखो के बारे में आते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। एक मिनट रुको, मैं जरा फैन ऑन कर लूं, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है यार। देखो यूनिट ऑफ के क्या है, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। हमें के बारे में बात करनी है तो हम बाकी सबको इधर भेज देते हैं, बाकी सबको हम इधर भेज देते हैं। तो देखो एफ इंटू आर इधर मल्टीप्लाई में आएगा, आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 डेनोमिनेटर में जाएंगे, उधर मल्टीप्लाई में ऊपर थे तो ऊपर थे, इक्वल के बाद इधर नीचे आएंगे, Q1 Q2 इक्वल टू के। समझ में आया। आगे देखो फिर फोर्स का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताइए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। रेडियस क्या है, दूरी, दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाई क्यू का क्या होता है, क्यू का चार्ज, और यहाँ पे दो चार्ज है तो क्यू इज सी इंटू सी, यानी सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गई के की यूनिट। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है एन एम स्क्वायर, पावर यहाँ +2 है, ऊपर -2 लिखा जा सकता है, सी का पावर -2। ये हो गया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यानी अब इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, अब इसकी यूनिट हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, है ना। ये पूरी की पूरी बात अब जाके बनी। समझ में आया। चलिए
के के बारे में भी समझ में आ गया। इसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में ये परमिटिविटी के ऊपर, ये होती क्या है ना? लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से समझो, और उससे पहले थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए के की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहां पे लिख दूं क्या? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम का स्क्वायर न्यूटन -1 और टी माइनस और m-2 टी स्क्वायर n-1, और ये हम निकाल भी सकते हैं, मैं भी आपको बता दे रहा हूं कैसे निकालेंगे, पहले आप ये देखो, ठीक है। समझ में आ गया ना सी की वैल्यू क्या? देखो आपको इसका बहुत कहीं पे यूज नहीं है, इसलिए इसको दिमाग में लाके फालतू में कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये छोड़ दो उसको। डायरेक्ट आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, उसका यूनिट पता होना चाहिए क्या होता है। आपको इस कॉन्सेप्ट में बस इस दो चीजों से मतलब होना चाहिए, और उसको डेरिवेशन डिराइव कैसे करेंगे उसके यूनिट के लिए, ठीक है। चलो समझ में आया कूलम्स लॉ? अब इसका वेक्टर फॉर्म है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। कूलम्स लॉ बहुत आसान था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत आसान है, के की वैल्यू भी हमने सीख लिया। देखो अपने को इतने से मतलब है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, के की एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की दूसरी वैल्यू जो इसको सॉल्व करके आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। बेसिक हमें यहाँ पे इसी चीज से मतलब है ना। अब इसको हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आप एक बार रिकॉल करो। चलो देखो, उससे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करते हैं इस फॉर्मूले पे, क्या? व्हाट इज फोर्स बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड 7 या 6 मान लो 6 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड at a distance of 30 सेंटीमीटर। चलिए क्या है कि दो पॉइंट चार्ज है, कैसा? एक इधर इधर मैं मान लेता हूं 2 पॉइंट चार्ज है, एक है आपका 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम का, और एक है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का। ये माइक्रो कूलम से हमने कन्वर्ट कर दिया कूलम में और लिख दिया। इसके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये Q1 मान लो और ये Q2 मान लो। फोर्स बताना है,
इजी है। कैसे? तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होगा के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या यूज करनी है, तो के की वैल्यू यूज करनी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 में मान ले रहा हूं 5 है, इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, इंटू Q2 की वैल्यू क्या है सर, Q2 की वैल्यू क्या है बताओ, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। बताओ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 आएगा ना। इसमें भी किसी को दिक्कत होता है क्या, होता है तो जाके यूनिट कन्वर्जन देखो, नहीं और उससे भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 5 इंटू 6 क्या होगा बताइए, 6 5 जा 30 और 39 जा, या फिर इसको फिलहाल ऐसे लिख दो क्या, 9 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 बाई 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर में आया चला जाएगा। समझ में आया, ये मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, 30 का स्क्वायर 900 लिखो या 30 इंटू 30 लिखो, 30 इंटू 30 मैंने इसलिए लिखा है ताकि चीजें कट करने में आसानी हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, कट हो रहा है, 6 5 जा 30 और 30 खत्म हो गया, बचा यहाँ पे क्या 9/30 इंटू 10 के पावर -4 को ऊपर भेजूंगा +4 जाएगा तो 10⁻⁻12 ऐसे लिख लो, इंटू 10⁻⁻4 +4 क्या हुआ 9/30 को करो कितना आएगा बताओ, बताइए, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना भाई। 10 का पावर पहले इसको सॉल्व करो, -8 हुआ, ये कितना होगा जल्दी बताओ। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे बताइए, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लो, लेकिन उतना करने की जरूरत ही नहीं है, 9 है 30 है, बताओ ये सब ये नहीं बताना पड़े तो कितनी शर्म की बात। पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 30 3 बार में 90 जाएगा, कितना आएगा 0.3, समझ में आया, 0.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। के की वैल्यू पता करो, चार्ज रखो, बस कैलकुलेशन की पार्ट है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बस कैलकुलेशन ही चैलेंजिंग है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में और करो, जिसको आता है अच्छी बात है, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। आप अभी रिवाइज करो और इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से घर पे पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो उतना करो, भरोसा रखो अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। बाय।